बच्चों, कैसे हो? आज खास बात बतानी है कि जो हम शब्द चला रहे थे, जो टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे थे, अकाउंटेंसी जो भाषा है बिजनेस की, इनके शब्दों की व्याख्या कर रहे थे। ये जो व्याख्या है, ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स या कह लो अकाउंटिंग टर्म्स की जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ये फायदेमंद है, काफ़ी यूजफुल है। जो 11 क्लास में पढ़ते हैं या जो फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए, सीएमए, सीएस, बीबीए, और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, नॉन कॉमर्स वालों का मतलब है जो आर्ट कर रहे हैं या साइंस कर रहे हैं और बाद में वो कॉमर्स में चले आते हैं, तो उनको फंडामेंटल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हमारा डिस्कशन है, ये जो हमारा लेक्चर है, उनको विशेष फायदा पहुंचाने वाला है। जो साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं और कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, उनको और फायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा जो आईबीए का ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, सीसीए, डीएफए, एडीएफए, कैम, टैली लर्नर्स हैं, और साथ ही साथ जो है स्मॉल ट्रेडर हैं, जो बिजनेसमैन और चाहते हैं कि अपने बिजनेस का जो अकाउंटिंग है, जो ट्रांजैक्शन है, वो खुद अपने हाथों से करें। तो इसके लिए उनको ये टर्म्स को समझना पड़ेगा। बड़ी आसान है समझना। आप धीरे धीरे रोज थोड़ा बहुत देखिए, और जिस प्रकार आप बाकी शब्दों को सीखते हैं, इसको भी आप सीख जाओगे, और अपने बिजनेस के तमाम लेन देन के लिए जो खाता बही लिखना है, दूसरों के तरफ देखने के बजाय खुद अपने हाथों से आप लिख पाओगे। एकदम परफेक्ट अपने बिजनेस का जो पिक्चर आप अपने हाथों से ला सकते हो। अगर अपने हाथों से बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो बहुत कुछ आप कर पाओगे, या दूसरा कोई करता है तो उसकी बात को आप समझ पाओगे। और इस प्रकार जो आपका अकाउंटिंग का जो बनेगा और जो पिक्चर उभर कर सामने आएगा, वो पिक्चर आपके बिजनेस को कंप्लीट शो करेगा और आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो मेरा कहना ये मतलब है कि ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स का, ये सबके लिए फायदेमंद है। 11 क्लास के स्टूडेंट हो, सीए, सीएमए, सीएस फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो, या बीबीए वाले हो, नॉन कॉमर्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कोई भी हो, जिनको जनरल अकाउंटिंग की बात समझनी है, तो ये बेसिक बातें हैं। इस लैंग्वेज के ये टर्म्स हैं, ये वर्ड्स हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ाते हुए, पहले हमने काफी शब्दों को एक्सप्लेन किया है, उन्हीं शब्दों को आगे हम बढ़ाते हैं कि इस अकाउंटेंसी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है बिजनेस की, इस लैंग्वेज में शब्द हमने पिछले क्लास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया था। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करना जरूरी है। कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे। तो इस प्रकार के हमारे इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और जिनको 1 साल के अंदर नहीं बेचना है, लंबे समय के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, उसको हम ये नाम देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, हमारा डिपेंड करता है कि यूज कैसे करना है। एक बार इन्वेस्ट किया लंबे समय का मतलब मोर देन 1 ईयर, और जब हमने एक बार इन्वेस्ट किया लेकिन मोर देन 1 ईयर के नहीं है, साल में कभी भी बेचना है फिर खरीदना है, बेचना है फिर खरीदना है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। और जिसको मोर देन 1 ईयर रखना है, लंबे समय के लिए हम रखना है, उसका नाम देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो करंट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, और ये एसेट है, ध्यान रखना, एसेट है। अकाउंटेंसी की भाषा में ये एसेट कहलाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस जो वर्ड है, अगर हिंदी में कहना चाहेंगे तो व्यय कह सकते हैं, अन्य भाषाओं में कहना चाहें तो खर्चा कह सकते हैं। किसी व्यापार के लिए शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, घर में बोलते हैं एक्सपेंस हो गया, कहीं से नुक्कड़ चौराहे पर बैठे एक्सपेंस एक्सपेंस, हर जगह बोलते रहते हैं। लेकिन हर जगह किस मकसद में बोलते हो, किस सेंस में बोलते हो, वो अलग बात है। लेकिन जब आप अकाउंटेंसी में आओगे, बिजनेस की भाषा में आओगे, आपको बही खाता लिखना है, तो वहां जो ये वर्ड आएगा एक्सपेंस, तो बड़ी सावधानी की जरूरत है, बेहद सावधानी चाहिए आपको। तो शब्द का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। बिजनेस में, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस में, किस में? अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में या बिजनेस से कोई ऐसा पेमेंट आप करते हो, कोई ऐसा भुगतान करते हो
वह भुगतान जो फ्यूचर में वापस नहीं मिल सकता है। एनी पेमेंट मेड फ्रॉम द बिजनेस, एनी पेमेंट मेड फ्रॉम द बिजनेस दैट विल नॉट कम बैक इज नॉन एज एक्सपेंस। कोई ऐसा पेमेंट करते हैं व्यापार से जो हमें वापस मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है। और बिजनेस से बाहर आप किस सेंस में यूज करते हो उसका कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ समझना है, अकाउंटेंसी की भाषा में समझना है कि बिजनेस से कोई भी पेमेंट करते हो, ऐसा पेमेंट किया जो आप जानते हो कि वापस नहीं मिल सकता है, नहीं लेना है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस का नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार हर आदमी का नाम अपना अलग अलग हो सकता है, सभी लोग तो आदमी कहलाते हैं, सभी लोग पर्सन्स हैं, लेकिन हर पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल नेम होता है, एक नाम होता है। ठीक उसी प्रकार जो पेमेंट वापस नहीं मिलेगा उसको हम लोग एक्सपेंस तो कहेंगे। हर एक्सपेंस का अपना एक अलग नाम होगा, हर एक्सपेंस का अपना एक नाम। मान लो कि एग्जाम्पल क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस। जब हम दुकान के अपने बिजनेस में जब रिपेयर और मेंटेनेंस कराते हैं तो एक पेमेंट देते हैं, तो जो हम पेमेंट दिए हैं क्या ये वापस मिल जाएगा? ये वापस नहीं मिलेगा। तो जब वो पेमेंट दे दिया है रिपेयर कराने के बदले में तो वापस तो मिलेगा नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे। और इस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमने 1 महीना किसी से काम कराया, हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता है, जो कर्मचारी काम करते हैं हमारे बिजनेस में, उनको हम मंथली बेसिस पर जैसे भी पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट देते हैं तो क्या वापस ले लेंगे? नहीं मिलेगा वापस। हो जो हमने पेमेंट दिया है कुछ तो नाम उसका होगा, आप सैलरी कहिए, वेजेस कहिए, रेमुनरेशन कहिए, लेकिन अपने वर्कर्स को जो हमने पे किया है दैट विल नॉट कम बैक अगेन, आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा? वो व्यापार का एक्सपेंस कहलाएगा। तो अनेकों प्रकार के एक्सपेंस हो सकते हैं जिसका अपना नाम होगा। ध्यान रखना कि हमने पे कर दिया है, अब वापस नहीं लेना है, तब एक्सपेंस हो जाएगा। अगर किसी भिखारी को हमने 5 रुपया दिया तो भिखारी को 5 रुपया दिया, वापस तो लेंगे नहीं, तो जो पेमेंट दिया भिखारी को 5 रुपये वो भी क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि दैट विल नॉट कम बैक अगेन, वापस नहीं आएगा। हाँ, अलग बात है कि उस एक्सपेंस का नाम क्या है, तो उस एक्सपेंस का नाम है डोनेशन, चैरिटी। किसी मंदिर मस्जिद में अगर हम चंदा देते हैं तो पेमेंट तो दिया, तो पेमेंट दे दिया, क्या वो वापस मिलेगा? आएगा व्यापार में? बिल्कुल नहीं आएगा वो, तो वो भी हमारे व्यापार का क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। इसको पक्का ध्यान रखना है। एनी पेमेंट दैट विल नॉट कम बैक अगेन, वापस नहीं आ सकता है, आप सोचते रहिए। तो ये पेमेंट की बात हुई। अगर हमने अपने मित्र को 500 रुपया दिया, हमारा मित्र आता है दुकान सामने बैठा है, कहता है कि 500 रुपया दो, हमने उसको दुकान से 500 रुपया दे दिया, पेमेंट तो कर दिया। अब इसे 2 शर्तें हैं, क्या मित्र से वापस लेना है? वापस लेना है। अगर वापस लेना है, जब भी लेना है ऐसा मकसद है, तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ मत देना, वापस मत करना, तो पेमेंट जो कर दिया है वापस नहीं वो करेगा, इसका मतलब सीधा है कि वो एक्सपेंस बन गया। अब उसका नाम क्या होगा एक्सपेंस का? अगर मित्र से वापस नहीं लेना है, पेमेंट दिए हो, तो कुछ तो नाम रखो, लेकिन है वो एक्सपेंस, तो नाम आप रख सकते हैं। आप गिफ्ट के रूप में दिए होंगे, उसकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, तो कुछ आप नाम दो, नाम आपके ऊपर है क्या नाम रखते हो, लेकिन ध्यान रखना है को क्या है? एक्सपेंस है। अगर मित्र से वापस मिलने की आशा है तो जो हमने पेमेंट उसको दिया है वो एक्सपेंस नहीं है। आज जब वापस मिलने की आशा है, लेंगे, तो बजाय एक्सपेंस होने के लिए बिजनेस में वो एसेट बन जाएगा। पहले पढ़ा चुके हैं, एनीथिंग एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, एनीथिंग, एनी वेल्थ इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज नॉन एज एसेट। तो मित्र से वापस लेने की आशा है, वापस लोगे तो एसेट बन जाएगा, वापस नहीं लोगे तो एक्सपेंस बन जाएगा। तो आपको ये तय करना, ये डिसाइड होगा किस प्रकार के इंसिडेंट कैसे है, आप किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हो, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंटिंग में करेंगे, बिजनेस में करेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल है। एक्सपेंस क्लियर हो गया, कोई भी एक्सपेंस। अब एक और वर्ड साथ में हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं, लॉस। लॉस यूज कर लेते हैं, तो लॉस भी वही है जो वापस नहीं आ सकता है।
एक सिक्के के दो रूप हैं, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, दोनों आसपास लगे हुए हैं। उसी प्रकार ये एक्सपेंस और वो लॉस आसपास लगे हुए हैं। किसी को पेमेंट दे दो, नहीं मिला, डूब गया, तो जब मिला ही नहीं तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। इसको घुमाकर बोल सकते हैं कि लॉस हो गया। किसी भिखारी को दे दो, पेमेंट वापस नहीं आएगा भिखारी से, तो आप एक्सपेंस कह सकते हो, या पलट के बोल दो कि उतना हमारा लॉस हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि एनी पेमेंट दैट विल नॉट कम बैक अगेन इज नोन एज एक्सपेंस। ये व्यापार में पक्का ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये तो पेमेंट की बात हो गई। एक और ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई सर्विस हमने किसी से सेवा ली है, एनी सर्विसेज टेकन इन द बिजनेस। बिजनेस में आपने किसी के सेवा ले ली है, सर्विस ले ली है, तो उस सेवा का जो वैल्यू है, उस सेवा का जो मूल्य आप निकालोगे कि दिन भर काम किया, 5 दिन काम किया, तो वो जो सेवा दिया है 5 दिन में या दिन भर में, उस सेवा का वैल्यू क्या है? उस सेवा के, कौन सेवा? जो हम सेवा ले चुके हैं। एनी सर्विस टेकन, जो सेवा ले चुके हैं, उस सेवा का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? एक्सपेंस, वेदर वी हैव पेड और नॉट। तो कह सकते हैं एक्सपेंस इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज टेकन वेदर अमाउंट इज पेड और पेएबल। अगर आप पेएबल अमाउंट रखे हैं, सर्विस ले चुके हैं बट अमाउंट पे नहीं किए हो, यानी बाकी रह गया है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। बेस क्या ऐसे बोलने का? क्योंकि आपने सर्विस ले लिया है, सेवा ले ली। जैसे एग्जाम्पल है, अगर दिन भर कोई हमारे यहाँ वॉशिंग करता है, दुकान के डेंटिंग पेंटिंग करता है, तो दिन भर खत्म होने के बाद तो शाम को पैसा मांगेगा, अपने चार्ज मांगेगा। तो या तो हम पेमेंट दे सकते हैं शाम को, या बोलेंगे यार पैसा नहीं है, कल आओ परसों आओ। तो जो सेवा हमने ले लिया है, उसने पेंटिंग कर दिया पूरे दुकान के, हम सेवा तो ले चुके हैं, उसके सेवा का वैल्यू क्या है? उसके सेवा के वैल्यू जो बताया 400 500 जो भी वैल्यू लगा हो, तो हम पे करें बाद में या उसी समय करें, तो सेवा जो ले लिए है उसका जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। तो व्यापार में, बिजनेस, इसको पक्का ध्यान रखना है कि किस तरह का इंसिडेंट हो, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा कि हम लोग उसको एक्सपेंस कहेंगे व्यापार में। तो एनी पेमेंट दैट विल नॉट कम बैक अगेन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस, और एनी सर्विस टेकन एंड इट्स वैल्यू इज नोन एज एक्सपेंस। अगर आप पेमेंट नहीं किए हो तो भविष्य में करोगे, फ्यूचर में करेगो। तो जब इस तरह के सेवा ले लिए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, तो एट द सेम टाइम इसका 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। एट द सेम टाइम ये एक्सपेंस भी है बिकॉज वी हैव टेकन द सर्विसेज एंड इट्स वैल्यू इज एक्सपेंस। आज जब पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट बाकी है, आज जो पेमेंट हमको फ्यूचर में चुकाना है तो ये लायबिलिटी है। तो जब सेवा ले चुके हैं, पेमेंट नहीं दिए हैं, तो एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट्स 2 फॉर्म, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है। ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब हम लोग बही खाता लिखते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक्सपेंस कहाँ लिखा जाएगा और लायबिलिटी कहाँ लिखा जाएगा। तो जब मीनिंग हम समझें कि एक्सपेंस भी है, तो जहाँ इसकी जगह मिलती है, जहाँ जगह बनी हुई है, कहाँ लिखना है आगे वो बात आएगी, और कहाँ लायबिलिटी लिखना है उसकी भी जगह बनी है। तो अगर हम समझे ही नहीं, इसको एक ही मतलब समझे है, तो एक ही जगह लिखें जो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो कह सकते हैं जब सर्विस ले चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं दिए हैं तो वो चीज एक्सपेंस भी है, और पेमेंट नहीं दिए हैं तो वो लायबिलिटी है। अगर पेमेंट दे दिए हो तब लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है। इस तरह की बात समझ में आ गई। और ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे अकाउंटेंसी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगला शब्द देखते हैं, रेवेन्यू। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें तो सीधे सीधे सामान्य हिंदी में इसका लोग अर्थ निकालते हैं राजस्व। और राजस्व का मतलब समझिए आय से। ये आय कहाँ? किसी परिवार की आय नहीं, एक व्यापार की आय। जिस मकसद के लिए व्यापार की स्थापना हमने करी है, व्यापार की स्थापना हम करते हैं टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट। शुरू में बताया था एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन दैट एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस। तो हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये बिजनेस की स्थापना हमने क्यों किया है। अगर कपड़े का व्यापार है तो हम कपड़ा बेचेंगे,
कपड़ा बेचने के लिए किया है तो कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा बेचेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा बेचेंगे। तो मेन जो एक्टिविटीज है कपड़ों को खरीदना और कपड़ों के बेचना। अगर हमारे फर्नीचर का व्यापार चल रहा है तो फर्नीचर को खरीदना, फर्नीचर को बेचना। तो फर्नीचर खरीदना, यही हमारे मेन चीज है, व्यापार हमारा चल रहा। तो ये जो मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस है, इस मेन फंक्शन को सुचारू रूप से चलाना है, जो नॉर्मल एक्टिविटी चलाना है, उस नॉर्मल एक्टिविटीज ऑपरेशन से जो हमें रिसिप्ट हो। अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो रिसिप्ट कहाँ से होगा? आप सेल करोगे तो रिसिप्ट होगा, यही आपका मेन वर्क है उसका। फर्नीचर के व्यापारी हैं तो फर्नीचर बेचोगे तो आपको रिसिप्ट होगा, तो वही आपका मेन रिसिप्ट है। और वही क्या है? रेवेन्यू है, वही रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस आपका है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर है तो कुछ बेचते तो है नहीं, आप नब्ज देखते हैं, दवा लिखते हैं और सर्विस चार्ज लेते हैं। तो आप उस बिजनेस का मेन मकसद क्या है? वो सर्विस चार्ज लेना। तो एक डॉक्टर के लिए, प्रोफेशनल के लिए, एडवोकेट के लिए वो सर्विस चार्ज जो है उसके लिए क्या बन गया? रेवेन्यू है। यानी वही इसके लिए राजस्व है, वही इसके लिए आय है, और ये प्राप्त होता है। अब अलग बात है कि इस राजस्व को प्राप्त करने के लिए बेचारे को कुछ न कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। ये जो आय हम प्राप्त करना चाहते हैं, या सामान्य बिजनेस में हम जो सेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, सेल क्या है? एक प्रकार की रिसिप्ट है, व्यापार में प्राप्ति है। उसको आप लेना चाहते हो कस्टमर से तो ऐसे नहीं मिलने वाला है। उस सेल को प्राप्त करने से पहले बहुत सारा हमने एक्सपेंस भी किया है, हमने बहुत सारा एक्सपेंस किया है। परचेज किया होगा, ट्रेवलिंग किया होगा, लोडिंग किया होगा, अनलोडिंग किया होगा, कार्टेज दिया होगा, अरे बहुत सारे खर्चा किया, तब वो माल हमारे गोदाम तक या शोरूम तक पहुंचा होगा। जब शोरूम तक पहुंचा है, दुकान तक पहुंचा है, तब ना आप सेल करोगे। तो बिफोर द सेलिंग पॉइंट हमने पहले बहुत सारे एक्सपेंस कर दिया है, और वो एक्सपेंस इसलिए कर दिया ताकि हम सेल कर पाए। अगर आप ये पिछला एक्सपेंस न किए होते, आप परचेज के नाम पर एक्सपेंस न किए होते, तो सेल कहाँ से होता? तो ये सेल हमारे प्राप्ति है, क्या है? रेवेन्यू है, यही हमारा राजस्व है। इस राजस्व को पाने के लिए पहले हमने क्या कर दिया था? एक्सपेंस कर दिया था, और वो एक्सपेंस जरूरी है ताकि ये राजस्व की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर दो शब्द आ गए हमारे, एक तरफ जो एक्सपेंस आ गया, जरूरी है एक्सपेंस करना, अदरवाइज फिर हम सेल कैसे कर पाएंगे। और दूसरा आ गया ये प्राप्तियां हमारी हैं, हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। एक व्यापार जब ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, तो जो हमारे एक्सपेंस हैं, ये रनिंग एक्सपेंस, डे टू डे ऑपरेट करते हैं बिजनेस को, ये रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार एक्सपेंस करने पड़ते हैं। सैलरी कैसे देते हैं, कमीशन कैसे देते हैं, बार बार देते हैं, बार बार, पता नहीं साल में कितने बार इस तरह का एक्सपेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया आराम से कई साल बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एक्सपेंस हमारे बताते हैं, जो बार बार नेचर के हैं, रिपीटेटिव नेचर इनका है। सैलरी बार बार, कमीशन बार बार, डिस्काउंट बार बार, डोनेशन बार बार, ये चलते रहते हैं। इस तरह का है ये, कितनी बार देंगे साल में कोई पता नहीं। और ये एक्सपेंस करना हमारे जरूरी है राजस्व की प्राप्ति के लिए, और राजस्व भी हमें बार बार, इसका भी नेचर, ये प्राप्ति कैसे है, ये जो राजस्व है इसको प्राप्त करना हमारे लिए क्या है? बार बार का नेचर है, रेकरिंग नेचर है इसका। तो जब आप माल खरीदोगे, परचेस करोगे, तो ये भी क्या है? एक्सपेंस है। एक बार नहीं होता, साल में पता नहीं कई बार होगा, बार बार। लोडिंग करेंगे बार बार, अनलोडिंग करेंगे बार बार, कार्टेज करेंगे बार बार, सैलरी देंगे बार बार, रिपेयर मेंटेनेंस बार बार, कम से कम साल में एक बार तो करा ही लेंगे। तो एक साल का हिसाब माना जाता है। तो ये जो एक्सपेंस है, इनका नेचर ध्यान रखना, रिपीटेटिव नेचर है, बार बार। और ये एक्सपेंस इस राजस्व के लिए, इस रेवेन्यू के लिए आवश्यक है। अगर ये एक्सपेंस नहीं करोगे तो ये राजस्व रुक जाएगा, ये रेवेन्यू बंद हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो डिपेंड करता है रेवेन्यू किस पर? इस एक्सपेंस पर। तो एक तरफ हम एक्सपेंस को रखते हैं और एक तरफ अपने रेवेन्यू को रखते हैं, और दोनों को कंपेयर करते हैं। एक निश्चित समय के बाद वी कंपेयर द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विद द टोटल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट और रेवेन्यू। तो हो सकता है कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? इस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारे टोटल रेवेन्यू जो है, प्राप्तियां हैं, ये ज्यादा हो जाए टोटल एक्सपेंस से।
जब ऐसा होगा, कंपेयर तो करना ही पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये रेवेन्यू एक्सेस हो जाएगा, जब दोनों कंपेयर करेंगे, वी कंपेयर एक्सपेंस अमाउंट विद अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, या रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं एक्सपेंस से, तो इन दिस केस हो सकता है कि टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सीड्स ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो जैसे ही रेवेन्यू का वह हिस्सा जो एक्सपेंस से अधिक हो जाए, यानी रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस से, तो जितना ज्यादा है रेवेन्यू का वह पोर्शन जो टोटल एक्सपेंस से अधिक है, तो जितना अधिक है उस आधिक्य का, उस सरप्लस का नाम है इनकम। तो कह सकते हैं कि इनकम क्या है किसी व्यापार, मैं बात कर रहा हूं सामान्य अर्थों में नहीं, मैं पारिवारिक सामाजिक इन भाषाओं में बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यापार की भाषा अकाउंटेंसी में बात कर रहा हूं कि यहाँ पर इनकम का क्या अर्थ होगा, अकाउंटिंग के अंदर इनकम का क्या मतलब होता है। अलग बात है कि हिंदी में इसको आय कह सकते हैं, हिंदी में आय कहते हैं, तो हम हिंदी पढ़ नहीं रहे, हम ना हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये इनकम, व्यापार, अकाउंटेंसी, इसमें क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं कि इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, इनकम इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस, ये कहलाता है। अब एक बात बहुत जरूरी है, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है, आयकर नाम आ रहा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भारत सरकार ने कानून बना रखा है, उसमें जो इनकम वर्ड आया है, इनकम टैक्स में ये भारतीय कानून के अनुसार जो इनकम वर्ड आया है, उस इनकम का अर्थ वहां देखा जाएगा कि इनकम टैक्स में इनकम का क्या अर्थ है और यहाँ अकाउंटेंसी में इनकम का क्या अर्थ है, जो मैंने बता, दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स हो गया इनकम, हर जगह एक ही मतलब निकलेगा, तब तो सत्यानाश हो जाएगा, ये फिर निकल नहीं पाएगा जब निकलना चाहते हैं। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर इनकम अकाउंटेंसी के हिसाब से, लेखा शास्त्र के हिसाब से जो भी हमारी प्राप्तियां हैं, जो डे टू डे जो रेगुलर बेसिस पर प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस खोला है तो बार बार क्या प्राप्त करेंगे, सेल प्राप्त करेंगे। अगर हम डॉक्टर हैं तो बार बार क्या प्राप्त करेंगे, फीस प्राप्त करेंगे। तो जो हमारी प्राप्तियां हैं रेगुलर, वो प्राप्तियां यदि हमारे बार बार वाले एक्सपेंस से अधिक हैं, तो जितने अधिक हैं उसी का नाम इनकम है। एक दूसरी भाषा में, सामान्य भाषा में कह सकते हैं, एनी रिसिप्ट इन योर बिजनेस और योर प्रोफेशन, एनी रिसिप्ट that will not be returned to outsiders, ऐसे कोई भी रिसिप्ट जो आप व्यापार में प्राप्त कर लिए हो, अब उसको वापस किसी को नहीं करना है फ्यूचर में। जो मिल गया और रख लिया, अब किसी को वापस नहीं करेंगे। तो वही जो वापस नहीं करेंगे वही क्या है, इनकम है। लेकिन जब रियल वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे कि इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। इसको पलट सकते हैं, अगर लॉस की बात करेंगे आप, लॉस की बात, इसको पलटी मार दीजिए। लॉस क्या है, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर रेवेन्यू अधिक है, एक्सपेंस कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, इनकम है। लेकिन इनकम शब्द का मतलब हम अकाउंटेंसी में बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स में नहीं बता रहे। अगर इनकम टैक्स में आएंगे कि वहां जो टैक्स लगता है किसी भी पर्सन का, भारतीय कानून के हिसाब से जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स की बात कर, वो इनकम पर लगता है। तो वहां इनकम के क्या मतलब है, हल्का सा मैं झलक बताता हूँ। किसी पर्सन का जो इनकम टैक्स है उसके इनकम पर लगता है, तो इनकम के साधन वहां पर है। तो किसी व्यक्ति के इनकम के 5 साधन हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक वर्ड है उसके इनकम में, और भी बहुत सारे साधन हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। और इनकम टैक्स में वो 5 बतला रहा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 साधनों के जो इनकम मिलाएंगे तो इनकम टैक्स में वो कहलाता है इनकम। हालांकि कानून में इनकम को डिफाइन नहीं किया है, इनकम टैक्स कानून जो है
जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, या बीच में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, या हर साल जो आपके फाइनेंस बिल पास करती है सरकार, उसमें इनकम को डिफाइन नहीं किया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ये पांचों साधनों से डिराइव करते हैं इनकम, और उस इनकम पर उसके नियम और प्रोविजन के हिसाब से हम लोग टैक्स का इम्पोजिशन करते हैं, वो अलग बात है। मुझे इसलिए बताना था, यहाँ प्रसंग था, यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट है कि आप दोनों को मिक्स ना कर ले। यहाँ इनकम अंडर अकाउंटेंसी वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, और वहां जब इनकम टैक्स हम लोग बात करेंगे तो वहां इनकम कुछ अलग हो जाएगा। तो मिक्स नहीं करना, थोड़ा बचना है इस चीज से। मुझे उम्मीद है कि आप बच चुके होंगे। और ये चीज है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, हल्का से रिमार्क्स दे दिया है, ये समझ में। अगला वर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी बिजनेस में बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हिंदी में बोलना चाहेंगे तो कैपिटल का मतलब पूंजी, व्यापार के लिए। कैपिटल का मतलब राजधानी से मतलब यहाँ नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल करना है। कैपिटल मीन्स पूंजी। और यहाँ वर्ड है एक्सपेंडिचर, इसकी भी हिंदी है व्यय और खर्चा, यानी पूंजीगत व्यय इसको हिंदी में कहते हैं। अब ये पूंजीगत व्यय अजीब लगा दिया, कैपिटल भी कह रहा है, इधर कह रहा है कि खर्चा भी है। तो ये कौन सा खर्चा है, कौन सा एक्सपेंस है हमारे व्यापार में, किस प्रकार का पेमेंट हम करते हैं, किस प्रकार का पेमेंट करते हैं, जिसका नाम हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर दे सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। पहले हम लोग बात कर चुके हैं एसेट्स के बारे में, एसेट्स के टाइप के बारे में, कितने प्रकार का, कौन है, सब एसेट हम बात कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा तो आप पिछला वीडियो आप देख लेना गौर से, पूरा वीडियो देखना, पता आपको चल जाएगा एसेट्स के बारे में। तो जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आते हैं, कोई भी एसेट्स हो, उस एसेट को अक्वायर करने में, उसको परचेस करने में, इंस्टॉल करने में, यानी उस एसेट को चालू करने तक, उस एसेट को यूज करने तक जितने हमारे एक्सपेंस उसमें लग जाते हैं, वो टोटल कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम जानते हैं। तो कह सकते हैं कि एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन टू द पॉइंट ऑफ इट्स यूज, उसके यूज होने तक जितने आप खर्चा लगा दोगे, किसको यूज होने तक, उस एसेट को यूज होने तक, प्रयोग होने तक जितने आप खर्चा लगा दोगे, वो सब उसमें ऐड कर दिया जाता है और एक नाम दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिवान में हैं और पटना से बड़े वाला जनरेटर खरीदते हैं, तो जब जनरेटर आप खरीदोगे, मान लो 4 लाख जनरेटर का कॉस्ट है, तो पटना में जो डीलर है वो 4 लाख का बिल बना दिया, हमने 4 लाख का पेमेंट किया, क्या वो सिवान आके स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा स्टार्ट। तो एक तो उस वो एसेट है, वो जनरेटर जो आइटम है हमारे लिए एसेट है बिजनेस के लिए, तो उस पर खर्चा किया है 4 लाख, जिसका बिल है ओरिजिनल। अब सिवान आएगा कैसे? उसकी पैकिंग की जरूरत पड़ सकती है, पैक कराओगे तो पैकिंग खर्चा दिया, पैक कराने के बाद फिर हमने लोडिंग कराया ट्रक पर, तो लोडिंग का खर्चा दिया, लोडिंग कराने के बाद वो ट्रक वाला लेके चला, यहाँ पहुंचा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ले लिया, फिर यहाँ पर अनलोडिंग कराना तो ये भी खर्चा ले लिया, अनलोडिंग करा के उतार कर रख दिया जनरेटर। क्या वो यूज हो पाएगा? अब भी यूज नहीं होगा, अभी उसके लायक नहीं है। अब हम मेसन बुला रहे हैं, हेल्पर बुला रहे हैं, बालू ले रहे हैं, सीमेंट ले रहे हैं, कंक्रीट ले रहे हैं, सरिया ले रहे हैं, पता नहीं कितने आइटम ले रहे हैं। फिर एक फाउंडेशन बनवा करके उस जनरेटर को सेटिंग करना पड़ता है, उसको इरेक्शन कहते हैं या इंस्टॉल कहते हैं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन में खर्चे हो गए, मेसन ने लिया, हेल्पर ने लिया, सैंड का दिया, कंक्रीट का दिया, ये सारे खर्चे हम पे करते आ रहे हैं। कहाँ से शुरू किया था? फ्रॉम द परचेज पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इट्स यूज। यूज कब होगा? जब जनरेटर को हमने सेट कर दिया। सेट कैसे हो गया? इसके बीच में कितना खर्चा किया है, परचेज किया है जनरेटर को, वो अमाउंट दिया, पैकिंग का दिया, लोडिंग का दिया, अनलोडिंग का दिया, ट्रांसपोर्ट का दिया, इंस्टॉलेशन का दिया। अब बिल्कुल रेडी है, आप उसके फ्यूल डालिए, उसमें जो डालना है, मोबिल डीजल जो डालना है वो डालिए, मोबिल का खर्चा छोड़ करके अब वो रेडी हो चुका है जनरेटर, बस तेल डालिए, ऑन कीजिए, चालू हो जाएगा। मैं बात कर रहा था
कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कि जितने हम खर्च करते हैं किसी एसेट को अक्वायर करने में, उसके परचेज पॉइंट से लेकर के उसके यूज होने के पॉइंट तक किसी भी नाम से एक्सपेंडिचर करो, किसी भी नाम से पेमेंट दो। किसी फिक्स एसेट को अक्वायर करते समय पेमेंट दिया, लोडिंग, पैकिंग, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारे एक्सपेंडिचर उसमें ऐड कर देते हैं, उस एसेट में ऐड कर देते हैं। और ये जो एसेट का खर्चा बना उसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एनी पेमेंट मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम द परचेज पॉइंट और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टू द पॉइंट ऑफ इट्स यूजेस। किसी एसेट को परचेज पॉइंट से लेकर इसके यूज होने तक बीच में जितने पेमेंट करो, खर्चे करोगे, वो सब पे सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्लियर यहाँ तक हो चुका? इस नेक्स्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में जब देखोगे तो इसका मतलब ही व्यय होता है, इसका मतलब ये व्यय होता है, लेकिन हम लोग अकाउंटेंसी को हिंदी में लिखते हैं नहीं, अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ये वर्ड वहाँ इस्तेमाल करेंगे, अपने आप दोनों का अंतर हो जाएगा। ये इस्तेमाल करेंगे अब किसके लिए? एसेट्स के लिए, और ये इस्तेमाल करेंगे नॉन एसेट्स के लिए। इसको मैंने क्या कहा था? एनी पेमेंट दैट विल नॉट कम बैक। लेकिन इसमें मैंने बात नहीं कही थी कि किसी भी एसेट के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी नाम पर एसेट को लेने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, वो सब मिलाकर क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर हम जमीन लिखवाते हैं, लैंड लेते हैं, तो एक पेमेंट दिया हमने लैंड ओनर को, दूसरा पेमेंट दिया बीच का जो ब्रोकर है उसको, तीसरा पेमेंट दिया जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसको। ये जितने पेमेंट किया करने के बाद वो लैंड हमारे नाम से एक्वायर्ड हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर जोड़कर हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। जब आएगा फिगर वो बताएंगे। एक बात और कर दें, जो पेमेंट हम लोग करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर, यानी एसेट एक्वायरिंग के नाम पर करते हैं, वो पेमेंट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में चाहे तो वापस नहीं आएगा। हम जो पेमेंट किए हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट दैट विल कम बैक अगेन इफ यू वांट टू। अगर हम चाहते हैं कि जो पेमेंट किया है एसेट एक्वायर करने में वापस लेना चाहते हैं तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बेच दीजिए, उसको सेल कर देंगे, कम आए या ज्यादा आए लेकिन आ जाएगा। कि जो हमने पेमेंट किया है कैपिटल आइटम पर उसको वापस लेना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। अब हो सकता है कि कम आए या उतना ही आ जाए या उससे ज्यादा आए, लेकिन वापस आएगा। जो वापस नहीं आएगा वही कहला जाएगा एक्सपेंस या लॉस। अगर हमने फर्नीचर लिया है 10,000 का, तो चाह रहे हैं कि नहीं अब यूज नहीं करना, इसको हटा देते हैं, तो 10,000 का हटाओगे तो क्या करोगे? बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि 10,000 का फर्नीचर हम 10,000 में बेच दे, तो जो पेमेंट गया था 10,000 फिर वापस आ गया 10,000, तो कोई हमारा लॉस नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं उसमें। या 10,000 का हमने पेमेंट किया था, पेमेंट दिया था फर्नीचर के नाम पर, अब चाहते हैं कि फिर वापस आ जाए, तो 10,000 तो वापस नहीं आया, मान लेते हैं कि 8,000 वापस आ गया, तो जो पेमेंट गया था वापस कुछ आ गया, और जो वापस नहीं आया उसी का नाम क्या बन जाएगा लेखा शास्त्र में? एक्सपेंस। और जो वापस आ गया वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। तो थोड़ा ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है एक्सपेंस में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सीधी भाषा में समझिए कि व्यापार के जो फिक्स एसेट हैं उन पर जो हमारा कॉस्ट लगा है सब मिलाकर, उसका दूसरा नाम हम लोग बदल देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सीधी सी से बात है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। आज इतना ही। और आज का जो ये लेक्चर है सबसे ज्यादा ये जो लिखे गए इन सबको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। और खास तौर पर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, कोई स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो खुद अपने बही खाता लिखना चाहते हैं, अगर इन शब्दों को समझ जाए, एक पॉइंट एक दिन ऐसा आएगा कि अपने हाथों से अपने व्यापार के बिल्कुल सही शुद्ध खाता बही लिख सकते हैं और हर रिजल्ट परफेक्ट निकाल सकते हैं। और उसके बाद जहां भी उनको रिपोर्ट देनी है, जीएसटी में देना है, इनकम टैक्स में देना है, बैंक वाले को देना है, जिसको जहां देना है वहां आप आराम से दे सकते हो। अब उसमें आप चाहे अपने इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं या एक्चुअल रिपोर्ट रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है।
लेकिन इन शब्दों को समझने के बाद ही वो सही से वर्क हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह बहुत फायदा पहुंचाएगा। और अंत में बोलना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।